अपने स्लाइड्स को आपने शेयर कर ही दिया है। आप इन सब बातों पर हमारे प्रतिभागियों को आधे घंटे में करीब सारगर्भित तरीके से उन्हें ज्ञान दें, ताकि वो मार्गदर्शन दें, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। डॉक्टर आशीष। डॉक्टर आलोक, आपको और सारे जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको नमस्ते। और आज एक बड़ा अच्छा दिन है जब आपने मुझसे कहा था आज के दिन अपने विशेष समुदाय के लिए बोलने के लिए, तो मैंने शायद रियलाइज नहीं किया था कि आज ईस्टर का दिन है और एक बहुत अच्छा दिन है जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। और इसी दिन को मनाते हुए हम एक ऐसे टॉपिक को, ऐसे विषय को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे हृदय संबंधित है और मधुमेह के साथ हृदय के भी जी उठने का और जीते रहने का समय और दिन है। आज जिस प्रकार का समाज हो गया है, जिस प्रकार की एक्टिविटीज हैं, जिस प्रकार से व्हाट्सएप के मैसेजेस आए दिन इधर से उधर फ्लोट करते हैं मिनटों में, कुछ मैसेजेस उसमें से ठीक होते हैं, बाकी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। जैसे अभी हमारे दुबे जी कह रहे थे कि यार ये 2 महीने का क्या चक्कर है वैक्सीन का। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकल आती हैं जिससे आदमी का, मनुष्य का, व्यक्ति का दिमाग भ्रमित हो जाता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, हम अगर अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं सर्विस स्टेशन में तो हम अपना दिमाग नहीं लगाते, हम आराम से बैठ जाते हैं और वो हमें सर्विस करके हमारी गाड़ी को हमारे हाथ में पकड़ा देता है। और हम एश्योर्ड होते हैं कि अब हम जब गाड़ी चलाएंगे तो हमारी गाड़ी सेफ चलेगी, ठीक चलेगी। इसी प्रकार से जब हम एक ड्राई क्लीनर को अपने कपड़े दे देते हैं तो हम ये एश्योर्ड हैं कि जो दाग है, जो धब्बे है, जो गंदगी है, वो निकाल के वो हमारे हाथ में पकड़ा देता है। जब हमारा मोबाइल खराब होता है या मोबाइल में कोई दिक्कत आती है तो हम मोबाइल कंपनी पे जाते हैं या किसी मोबाइल एक्सपर्ट को जाते हैं, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और उससे कहते हैं ठीक करो, वो ठीक करता है और हम एश्योर्ड है कि वो ठीक है। अब इन तीनों एग्जाम्पल और इस तरह के अनगिनत एग्जाम्पलों में आपने देखा होगा कि आप खुद गूगल पे डाल के नहीं देखते हैं कि इसको कैसे ठीक करते हैं। मेरे ख्याल से आप में से आज तक किसी ने गूगल पे डाल के नहीं देखा होगा अपना मोबाइल कैसे ठीक करें, ना गूगल पे डाल के देखा होगा कि हम अपने कार का बोनट खोल के उसके अंदर से कैसी चीजें ठीक करें। पर अगर कोई डॉक्टर, व्यक्ति विशेष, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट आपको एक दवाई लिख के देता है तो आप गूगल पे डाल के जरूर देखते हैं कि वो दवाई क्या है, उसका क्या असर होगा। और फिर जो उस व्यक्ति ने 15 साल 20 साल पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, आप उस पे तर्क वितर्क और प्रश्न उत्तर करते हैं, जो मेरे हिसाब से और हम चिकित्सकों के हिसाब से आपको और कंफ्यूजन की स्थिति में ले जाता है। ये एक मकड़ी का जाला है जिसमें आप और फंसते चले जाते हैं क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट नहीं। जो ये टॉपिक है, हृदय रोग और डायबिटीज, आज से कई साल पहले जब हम लोग अपने एमबीबीएस कर रहे थे और अपने एमडी कर रहे थे तो हमारे पास हृदय रोग के मरीज आते थे, हार्ट अटैक के मरीज आते थे, हार्ट ब्लॉकेज के मरीज आते थे, हार्ट फेलियर के मरीज आते थे। और उसमें हम 80% एक चीज कॉमन देखते थे, उन सारे मरीजों को शुगर है और उनकी शुगर 300, 350, 400, 500 या बिगड़ी हुई 150, 200, 250 तक चल रही है। उस समय पे ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा अग्रसर नहीं था कि मधुमेह के मरीजों को हृदय रोग हो सकता है, पर यह जरूर था कि इनको ज्यादा होता है। अब जो कोरोना काल है और जो कोरोना वायरस आया हुआ है, जो हम रिसर्चर्स हैं और हमारे और डॉक्टर आलोक जैसे और कई व्यक्ति विशेष हैं, हम लोग ये नोट कर रहे हैं कि जिनको शुगर है और हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको कोरोना वायरस की बीमारियों का असर ज्यादा हो रहा है बनस्पत इसके कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको शुगर नहीं है उसको कोरोना होता है। तो ये भी एक नई चीज अब निकल के आ रही है और इन चीजों का बचाव है, इन चीजों का रोकथाम है। जिस प्रकार से वैक्सीन से बचाव है, जिस प्रकार से हेलमेट पहनने से बचाव है, उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने से कई चीजों का बचाव है। मेरी कोशिश रहेगी, मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो भी समय मुझे मिला है, मैं एक मेडिकल स्तर में जो एक पॉपुलेशन एजुकेशन के लिए मैं बोल सकूं, जिससे जहां दूर दूर बैठे हुए किसी का भी एक व्यक्ति का फायदा हो जाए,
तो हम समझेंगे कि जो डॉक्टर आलोक ने प्रयास किया है, जो मैंने प्रयास किया है, जो आपके ग्रुप ने प्रयास किया है, वो सफल होगा। मैंने इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिजाइन किया है ताकि मैं उसको आराम से समझा सकूं। कुछ टेक्निकल चीजें हैं क्योंकि ये मॉड्यूल मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया था, लेकिन इसको सेफ्टी के हिसाब से और अपने हिसाब से हम चेंज करके हैं। मैं बात बताता हूं हृदय रोग और मधुमेह के बारे में। सबसे पहले देखें कि इस चीज की जो साइज है या कितनी बड़ी परेशानियां हैं, किस प्रकार से ये परेशानियां सामने आती हैं, क्या क्या चीजें शुगर के मरीजों के साथ जुड़ जाती हैं, और क्या क्या मुख्य कारण हैं जो ये हार्ट की प्रॉब्लम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। पूरी दुनिया में अगर हम देखें 56 मिलियन डेथ, ये 2012 का मॉड्यूल है क्योंकि 15 में तैयार किया गया था, लेटेस्ट एड ऑन करने हैं। तो करीब 7.5 मिलियन डेथ जो हैं वो हार्ट प्रॉब्लम से होती हैं, जिसमें से 6 मिलियन डेथ स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज से होती है। तो अगर हम देखें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट और वेसल जो ब्रेन में जाती हैं और वेसल जो पैरों में जाती हैं, हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करते हैं। उसमें सिर्फ हार्ट नहीं आता, उसमें हर वो ऑर्गन आता है जहां पे ब्लड सप्लाई होती है। और करीब 30 से 35% हार्ट की प्रॉब्लम का बर्डन ये दुनिया झेल रही है। इतने सारे लोग शुगर के साथ जी रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो प्रोजेक्टेड है वो लगभग 600 मिलियन लोग 2035 तक जिनको शुगर हो जाएगी। साथ ही साथ जिस जिसको शुगर है उसके हार्ट के प्रॉब्लम के साथ उसकी मृत्यु के चांसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। किस प्रकार से ये समस्या सामने आती है, क्या 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 चीजें जो इस बीमारी में होती हैं। हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट का नॉर्मल पंपिंग कम हो जाती है। देखिए हार्ट में 3 मेजर चीजें हैं। पहली तो वो 3 नाड़ियां जिसमें आप सुनते हैं कि स्टेंट डाल दिया गया या बाईपास हो गई। दूसरा उसकी रस्सियां जिसको हम बिजली के तार बोलते हैं, जो हार्ट की बीटिंग को पंपिंग को चलाते हैं। 2 नोड्स होते हैं और उसमें तार होते हैं, जिसमें अक्सर आपने सुना होगा कि किसी को पेसमेकर डल गया। वो पेसमेकर इसलिए डलता है क्योंकि हार्ट के तार काम करना बंद हो जाते हैं। और तीसरी है वो मांसपेशियां जो हार्ट को चलाती हैं, जो पंपिंग करती हैं। हो सकता है कि आपके नाड़ियां नॉर्मल हो सकता है आपके तार नॉर्मल हो, लेकिन वो जो मांसपेशियां हैं अगर वो कमजोर हो गई तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। और नॉर्मल हार्ट की पंपिंग 50 से 70% होती है, और 50 से कम अगर पंपिंग हो जाती है तो हम उसको हार्ट फेलियर की ओर ले जाते हैं। तो ये भी एक विशेष टाइप की परेशानी आ रही है हमारे शुगर के मरीजों में। और जब ये पंपिंग कम होती है हम इसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं, जिसमें मरीज को सांस चढ़ने लगती है, और वो आपका डॉक्टर ही एक्सपर्ट है जो बता सकता है कि सांस हार्ट की वजह से चढ़ रही है या लंग्स की वजह से। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ब्रेन में क्लॉट जाना या जो सप्लाई ब्रेन की है उसको रुक जाना, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, जो पैरालिसिस या अधरंग के रूप में हम लोग आम कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो मैंने आपको बताई, जो नाड़ियों की जो ब्लड वेसल्स की डिजीज होती है, जो 3 नाड़ियों में ब्लॉकेज हो जाए या एक नाड़ी में ब्लॉकेज हो जाए या एक नाड़ी में प्लाक बन जाए, जिसमें स्टेंट डलता है या बाईपास सर्जरी होती है। और एक है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज यानी कि पैर की रक्त धमनियां जो हमारे पैरों को सप्लाई करती हैं। अब देखिए एक बड़ी छोटी सी बात है, आप चल के आते हैं, आप दौड़ लगाते हैं, आप सैर करते हैं, पर अक्सर आपके पैरों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। और सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि शायद हम थक गए हैं, थकान हो गई है, या हमारी उम्र ज्यादा हो गई है। हम पैर दबाते हैं, मालिश करवाते हैं, सरसों के तेल की धूप सेकते हैं, कुछ ताकत की दवाइयां लेते हैं। ये मैं विशेष तौर से उन मरीजों के लिए बात कर रहा हूं जिनको मधुमेह की तकलीफ है, शिकायत है। अब जिस प्रकार से हार्ट की नाड़ियां हैं और उसमें रुकावटें आती हैं, उसी प्रकार से पैर की भी नाड़ियां हैं जिसमें रुकावटें आती हैं, जिसमें ब्लॉकेजेस होते हैं। और जिस प्रकार से हार्ट की नाड़ी की सप्लाई कम होती है, ऐसे ही पैर की नाड़ियों की भी सप्लाई कम होती है, और उसको हम पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज कहते हैं। जैसे अक्सर हमने देखा कि किसी के पैर के अंगूठे काले हो गए,
कोई आदमी व्यक्ति विशेष बैठा हुआ है, हीटर के सामने उसने पैर रख लिया सर्दियों के दिनों में और उसकी पैर जल गए। क्यों? क्योंकि पैर के नसों के अंदर से वो ताकत खत्म हो जाती है। शुगर की वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि उनके पैर सुन्न हैं और उनके पैर जल जाते हैं। और जलने के बाद चूंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती है या ब्लड सप्लाई कम होती है, तो वो पूरी तरह से उनके जख्म भर नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके पैर के अंगूठे उंगली को काटना पड़ता है या उनका अलग तरीके से इलाज करना पड़ता है। और यही एक बहुत बड़ा मेजर कारण है एम्पुटेशन। दूसरा, ये पैर की जो धमनियां हैं, अगर डायबिटीज है और साथ में स्मोकिंग है, तो आप डबल ट्रिपल इस चीज के लिए रिस्क पे हैं। तो ये 4 मेजर चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, जो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने माइंड में रजिस्टर करें कि हाँ, ये दिक्कतें हैं। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं है कि ब्रेन की प्रॉब्लम ना हो, जरूरी नहीं है कि पैरों की दिक्कत ना हो, छोटा छोटा हिस्सा हो सकता है, हर जगह असर हो। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई तो पूरे शरीर को दे रही है, पंपिंग तो पूरे शरीर के लिए हो रही है। एक बात है जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन, जिसमें कॉमन माइक्रो और मैक्रोवैस्कुलर इवेंट होते हैं। माइक्रो मतलब छोटे तौर पे, मैक्रो मतलब बड़े तौर पे जो हमें दिखाई देता है। हार्ट, जो अक्सर हम कहते हैं कि हार्ट का साइज बड़ा हो गया, इको में कहा जाता है कि हार्ट का साइज बड़ा हो गया। आज से 10 साल पहले हार्ट का साइज बड़ा हो गया, बहुत से चिकित्सक कहते थे कोई बात नहीं। बट वो जो हार्ट का साइज बड़ा हुआ है, वो आने वाले परेशानी का आगाज है। वही आगे जाके हार्ट की नाड़ियों को ब्लॉक करके हार्ट फेलियर में ले जा सकता है। वही आगे जाके हार्ट की मांसपेशियों को कमजोर करके फैला सकता है, जिससे वो हार्ट फेलियर में जा सकता है। अब अगर आप देखें, यहां पे मैंने एक दूसरे चित्र में बनाया है एक रीमॉडलिंग या प्लाग। प्लाग मतलब एक वो हिस्सा जो कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है। मैं सिंपल तरीके से अपने मरीजों को समझाता हूं कि एक पाइप है, उस पाइप में पानी बहता है और हमने चिकनी मिट्टी डाल दी, और वो चिकनी मिट्टी एक जगह पे जाके इकट्ठी हो गई। तो आप इमेजिन करिए कि वो पाइप है और ये चिकनी मिट्टी है, तो जो फ्लो होगा, जो ब्लड फ्लो होगा या जो पानी फ्लो होगा, वो इसके ऊपर से होगा। मतलब उस पाइप की जो धारा है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और जहां चिकनी मिट्टी है, वहां अगर चिकनी मिट्टी और आएगी तो वो और धारा को कम करेगी। सिंपल आपको एक बात बताऊं, जब हम गार्डन में पाइप से पानी देते हैं और अगर हमें कहीं दूर प्रेशर डालना होता है, हम पाइप को आगे से अपने अंगूठे से या हाथ से दबा देते हैं, तो वो प्रेशर बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हमारे हार्ट की नाड़ियों में वो चिकनी मिट्टी या वो कोलेस्ट्रॉल जब जाके इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक तरह से आपने पाइप का जो कैलिबर है, जो उसका एरिया है, वो कम कर दिया। और उस पे जो प्रेशर पड़ता है, तो वो प्रेशर तेजी से जाता है, यानी जो ब्लड सप्लाई होती है वो तेजी से होती है। और अगर आप तेजी से मिट्टी में पानी देते हैं, तो आप देखते हैं कि वो मिट्टी उखड़ती है। उसी प्रकार से जब तेजी से अगर आप ब्लड हार्ट से पंप करेंगे, और वो किडनी पे जाएगा, वो ब्रेन पे जाएगा, वो पेट में जाएगा, वो पैर की नाड़ियों में जाएगा, तो क्या वो तेजी नुकसान नहीं करेगी? क्या वो उन नाड़ियों को या जो ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहे हैं उस पर प्रेशर डालेगी तो उससे तंग नहीं करेंगे? इसी कारण से ब्रेन में अटैक होता है। इसी तेजी की वजह से जो किडनी, जो हमारा फिल्टर है, अगर हम बहुत तेजी से पानी से फिल्टर को साफ करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। यही तेजी हमारे जाके किडनीज को खराब करती है। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन का आना शुरू हो जाता है हमारे किडनीज के द्वारा, जिसकी वजह से किडनीज की प्रॉब्लम, गुर्दे की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ये सब ना 5 से 10 सालों के अंदर होता है, और आपको वार्निंग मिलती रहती है समय समय पे। ऐसा नहीं कि वार्निंग नहीं, आपने पेशाब टेस्ट कराया, आपके पेशाब टेस्ट में थोड़ा सा प्रोटीन आ गया, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो आता ही रहता है, दालें कम कर दो। ये आगाज है आने वाली बीमारी का। पैर सुन्न हो रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, ताकत का टीका लगा लो। ये आगाज है पैर के नुकसान का। बैठे बैठे एक बार चक्कर आ गया, आपको पल्स कभी तेज कभी स्लो लग रही है, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, काम ज्यादा कर लिया, ये आगाज है आने वाली बीमारी का। आप अपने डॉक्टर के पास 6 महीने साल के बाद जा रहे हैं और उसने आपको टेस्ट बताए और आपने कहा मैं तो फिट हूं, मैं नहीं करा रहा हूं। आप एक मौका खो रहे हैं, एक आगाज को खो रहे हैं।
इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया था कि चिकनी मिट्टी काम करती है, इसी प्रकार से ये कोलेस्ट्रॉल का जो प्लाग है वो जाके इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों, मैं एक बड़ी अच्छी चीज देखता हूं, हम जो चिकित्सक हैं, हम कोलेस्ट्रॉल की गोली को लिख के देते हैं अपने मरीजों को, ताकि ये कोलेस्ट्रॉल निकलता चला जाए, लगातार ब्लड से साफ होता चला जाए। और होता क्या है, हम इस दवाई को, किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज बंद कर दें। सारिका, आप अपना माइक म्यूट कर दो। सारिका, आपका माइक ऑन है, उसको म्यूट कर दो आप। हाँ सर, कर रहे हैं। थैंक यू सारिका। अब मैं इस चिकनी मिट्टी, जिसको मैं कोलेस्ट्रॉल प्लाग बोलता हूं, ये प्लाग, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल वो चिकनी मिट्टी है, वो घी है जो जाके नाड़ियों में इकट्ठा हो जाता है, और वो धीरे 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 इस चिकनी मिट्टी की तरह बढ़ता चला जाता है, जो मैंने आपको लेफ्ट से राइट तक दिखाया है। ऊपर भी नीचे भी, ये ऊपर नाड़ी का मेन हिस्सा है, नीचे कटा हुआ हिस्सा है, ताकि आपको पता चले कि हार्ट की नाड़ियां, पैर की नाड़ियां, ब्रेन की नाड़ियों का कैलिबर कैसे धीरे 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 कम हो जाता है। और यही चिकनी मिट्टी को साफ करने के लिए हम चिकित्सक लोग आपको कोलेस्ट्रॉल की गोली देते हैं, और कोलेस्ट्रॉल की गोली रात को देते हैं। और जो हमारे पास प्रश्न आते हैं वो ये है कि डॉक्टर साहब, नींद की दवाई हम नहीं खाएंगे। पहली बात तो ये नींद की दवाई नहीं है। दूसरा पूछा यह जाता है, जी रात को क्यों दे रहे हैं? तो रात को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रात को जब आपने भोजन कर लिया, तो भोजन करने के बाद सवेरे तक 8 से 12 घंटे आपके पेट में कुछ नहीं जा रहा है, और वो 8 से 12 घंटे का समय होता है जब कोलेस्ट्रॉल पीक पे जाता है। और जब वो पीक पे जाता है तो हम पहले ही दवाई दे देते हैं, ताकि वो पीक कंट्रोल में रहे और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े ना। नई चीजें व्यक्ति विशेषों से देखने को ये मिली हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई महीना खाने के बाद बंद कर देते हैं कि अब तो ठीक हो गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ठीक नहीं हुआ होगा, ठीक तो हो गया, लेकिन खाना तो हम रोज खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल तो रोज बन रहा है, तो उसको ठीक भी तो रखना है। अगर भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने आज भोजन कर लिया तो कल नहीं करेंगे, वो रोज करेंगे, तो रोज कोलेस्ट्रॉल बनेगा, रोज शुगर ऊपर नीचे होगी। तो हम इसको इसी प्रकार से रोक सकते हैं, इस आघात को रोक सकते हैं। अब मैं बताता हूं मोटापे के बारे में, और किस प्रकार से हम लोगों का जो शरीर है, जो मोटा शरीर है, वो तंग करता है। देखिए, दो फलों के बारे में बताऊंगा। एक तो सेब को देखिए और एक पियर को देखिए, नाशपाती को। अगर हम सेब को देखें तो चारों तरफ से गोल है, आप काटेंगे तो पूरा गोल निकलेगा। पर अगर हम नाशपाती को देखें तो ऊपर से पतला है, नीचे से गोल है, फिर नीचे पतला है। हम हिंदुस्तान के लोग, हम जो भारत के व्यक्ति विशेष लोग हैं, हम जो एशियन पॉपुलेशन है, हमारी जो आकार है वो उस नाशपाती की तरह है। हम अपने पेट से मोटे हैं, पैरों से और ऊपर धड़ से पतले हैं। अगर हम विदेशों में देखें, अंग्रेजों को देखें और हम अमेरिकन को देखें, तो वो पेट और पैर और सिर से चारों तरफ एक सेब की तरह गोल है। अगर हम उनको काटेंगे या उनका एक कट सेक्शन लेते हैं तो हमें वो एक सा मिलता है, मतलब उनके बॉडी का फैट हमें एक सा मिलता है। ऑनलाइन लेक्चर लगी तो हमें वो बॉडी का फैट एक सा मिलता है। बट अगर हम इस चीज को देखें, जब अगर हम इस चीज को देखें कि हम वो नाशपाती को काटते हैं, तो वो बीच के हिस्से में हमें वो फल मिलते हैं और चारों तरफ ज्यादा है। इसी प्रकार से हमारा फैट चारों तरफ बढ़ा हुआ है, पैर के हिस्से और ऊपर के हिस्से में कम है। ये वो माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो शुगर के होते हैं, जो कई बार आप लोगों ने सुना होगा। मैं अपने आप को हृदय रोग और हृदय की मांसपेशियों तक ही सीमित रखूंगा। आगे देखें, शुगर एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट का। ये स्लाइड हम लोगों की मेडिकल एजुकेशन की स्लाइड है, जो बताती है कि कितने नंबर ऑफ केसेस और कितना रिस्क रेशियो है डेथ का, बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज, बिकॉज ऑफ ब्रेन डिजीज। अब जो ब्रेन में हेमरेज होता है वो दो तीन तरह का होता है। एक तो होता है कि क्लॉट जम जाए,
एक होता है कि ब्लीडिंग हो जाए, और एक होता है जहां क्लॉट भी है और ब्लीडिंग भी है। उसी प्रकार से हार्ट की बीमारियों को हम क्लासिफाई करते हैं, या तो हार्ट की डेथ हो जाए और मरीज की डेथ हो जाए, या जिसकी डेथ ना हो लेकिन सिग्निफिकेंट हार्ट की प्रॉब्लम आजीवन रहे। और वो रिस्क हमारे शुगर के मरीजों के लिए धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इसी प्रकार से कम करता चला जाता है। अगर हम इसको आम लोगों के मुकाबले देखें तो शुगर के मरीजों का जीवन 6 साल ऑलमोस्ट कम हो जाता है अगर वो कंट्रोल में ना हो तो। मेल और फीमेल पॉपुलेशन को अगर हम देखते हैं तो हमारी जो महिलाएं हैं, जब तक उनको डायबिटीज नहीं है तो वो हार्ट की प्रॉब्लम से प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में हॉर्मोन्स हैं जो उनको बचाते हैं। बट जहां उनको शुगर हो गई, उनका प्रोटेक्शन या उनका सुरक्षा कवच हट गया, तो वो और एक सामान्य व्यक्ति जिसको शुगर है, उनका दोनों का रिस्क एक बराबर हो जाता है। और महिलाओं को हार्ट के रिस्क के चांसेस मेन से ज्यादा होते हैं, जो उनको पता नहीं होता। तो एक छोटा सा रिकैप कि डायबिटीज या शुगर हार्ट की बीमारियों को दुगने तौर पे परेशान करती है, जीवन काल कम करती है। इंसिडेंसेस, जैसे जैसे हम कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करते हैं वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ केयर इंप्रूव होता है, वैसे वैसे इंसिडेंसेस कम हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन जो शुगर का है, जो किडनी की डिजीज है, अगर ये दोनों है तो हार्ट की प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है। अब हम आते हैं एडिशनल फैक्टर्स जो कॉमन है। क्या क्या फैक्टर्स हैं? हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर का ज्यादा होना। देखिए, फास्टिंग शुगर 100-120 तक ठीक है। रोटी खाने के बाद या रैंडम शुगर 160 मैक्सिमम 170 तक ठीक है। उससे ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया। अब हम लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने कई मरीजों में नोट करी है, पहले नोट करी थी, अब नहीं। वो हम लोगों के अंदर ना एक शेर बनने की कैपेसिटी है। अरे मेरी शुगर 200 रहती, कोई बात नहीं। अरे मेरी शुगर 250 रहती, कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूं। आप ठीक हैं, लेकिन जो अंदर ही अंदर चल रहा है वो ठीक नहीं है। वो आपको एक रिस्क की ओर ले जा रहा है। ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में ना हो, वो भी एक रिस्क है। डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल का बिगड़ना, वो भी एक रिस्क है। मोटापा, वो भी एक रिस्क है। तो ये 4 रिस्क हैं जो आपकी आंखों के सामने हैं, और ये 4 रिस्क हैं जो हम ठीक कर सकते हैं। शुगर नॉर्मल हम कर सकते हैं अच्छी दवाइयों से, समय से लेने से, अपने खाने पीने में बदलाव लाने से। ब्लड प्रेशर हम ठीक रख सकते हैं अपनी सैर से, अपने दवाइयों से, अपने डॉक्टर की एडवाइस मान के। कोलेस्ट्रॉल हम सही रख सकते हैं सही समय पे भोजन करने से, सही समय पे और सही प्रकार का भोजन लेने से और लगातार दवाई लेने से। और मोटापे की कमी अगर हमने कर लिया, वो जो नाशपाती बने हुए हैं उससे हम वापस अपने नॉर्मल शेप पे आ जाएं, तो इन चीजों से हम एक प्रकार से इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ये एक रिस्क फैक्टर है। लाल में दिखाया है जिनको शुगर है और नीले में दिखाया है जिनको शुगर नहीं है। और ये एक रिस्क फैक्टर का चार्ट है जो बताता है कि हार्ट की डिजीज का रिस्क जिस जिस मरीज को शुगर है वो कितना ज्यादा, कहां तक बढ़ जाता है, और किस प्रकार से वैस्कुलर डेथ कितने फोल्ड ब्लड प्रेशर बढ़ने से होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 20 और 10 ऊपर है, यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर 20 और नीचे का 10 बढ़ जाता है, तो 8 गुना ब्लड प्रेशर की वजह से और शुगर की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रखिए जो मैंने कहा था कि अगर हमने पाइप को प्रेस कर दिया और प्रेशर से पानी गया, ये वही पाइप है, ये वही प्रेशर है, वही कोलेस्ट्रॉल का प्लाग है जिसकी वजह से प्रेशर से पानी जाता है और हार्ट में प्रेशर से ब्लड जाता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, खास तौर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में अक्सर पहले रिपोर्टें आती थी कोलेस्ट्रॉल चेक करा के आगे। कोलेस्ट्रॉल के 5 हिस्से हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड है। हमें इन सारों का बैलेंस रखना है। ये एक वो तराजू है, भले ही इंसाफ के तराजू में समय लगे लेकिन इसमें समय नहीं लगे। ये तराजू बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। आशीष जी, एक रिक्वेस्ट ये है कि 15 मिनट में अगर आप समराइज कर लेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे पास टाइम रहेगा। ओके जी। ये है मोटापा, जो वेस्ट सरकमफ्रेंस जिनकी ज्यादा होती है
उसमें ये होते हैं, और ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया है। और ये इस समरी है जो मैं आपको बताता हूं कि शुगर के मरीज एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, मोटापा, विशेष तौर से पेट का मोटापा, शुगर का ज्यादा रहना, किडनी का बहाव ज्यादा बढ़ना, ये सारे हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए रिस्की है। तो ये मैंने ब्रीफ में समराइज करने की कोशिश करी है शुगर के बारे में। आशीष जी ओके, तो आशीष जी आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से संक्षेप में हमें हृदय संबंधी जानकारी दी, जिसमें से कुछ बातें जो मोटी मोटी निकल करके आई। नंबर एक, मधुमेहियों को यदि उनका, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा कोट एंड कोट में, कि यदि उनका मधुमेह, उच्च रक्तचाप, रक्त वसा उचित नियंत्रण में नहीं रहता है तो, ये सब लोग सुन ले, अगर नहीं रहता है तो उनको हृदय संबंधी होने वाली परेशानी 2 से 3 गुना 4 गुना तक अधिक हो सकती है उस पॉपुलेशन के मुकाबले जिनको मधुमेह या उच्च रक्तचाप नहीं है। तो ये इसका मतलब कि यदि आप अपने उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल का नियमन उचित ढंग से रोग के संज्ञान में आने के बाद करना शुरू कर देते हैं और आजीवन करते हैं, तो आपकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वही रहती है जो एक अमधुमेही की होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि यदि आपको मधुमेह पता चल गया है तो आप उसे पूरी गंभीरता से लें। मधुमेह के साथ साथ अपने रक्तचाप का भी लगातार मापन कराएं। यदि उसकी दवा आपको लिखी गई है तो उसको भी नियमित लें। और रिकमेंडेशन ये है कि हर मधुमेही को, चाहे उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कुछ भी हो, जो 5 घटक डॉक्टर आशीष ने बताए हैं उनका लेवल कुछ भी हो, मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आप याद ही नहीं रख पाओगे, और वो आपके चिकित्सक का कर्तव्य है कि वो आपका लेवल कोलेस्ट्रॉल का क्या, उसको देखते हुए आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली जो दवा मुख्य रूप से स्टैटिन है जिसका प्रयोग किया जाता है उसको किस मात्रा में देगा। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि 40 साल से लेकर के 75 साल की आयु का अगर कोई व्यक्ति है जिसको मधुमेह है तो उसको स्टैटिन दवा अनिवार्य रूप से दी जानी है। किस डोज में दी जाएगी वो और कई कारकों पर निर्भर करेगा। जैसे यदि किसी को मधुमेह के साथ साथ बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, उसको मधुमेह संज्ञान में आने से पहले हृदय की संबंधी परेशानी हो चुकी है, उसको पक्षाघात हो चुका है, तो उसका स्टेटिन का डोज ज्यादा हो जाएगा। लेकिन किसी को 30 साल में पहली बार मधुमेह पता चला है, अभी साल भर 6 महीने के अंदर, उसके स्टेटिन का डोज कम रहेगा। लेकिन स्टेटिन अनवरत चलना है। जैसे डॉक्टर आशीष ने कहा कि 1 महीने के बाद आपने रिपोर्ट देखा, आपको लगा, रिपोर्ट देखने के बाद आप डॉक्टर के पास भी नहीं गए, आपने रिपोर्ट पे आपकी जो वैल्यू आई है उसके बगल में जो रेंज दे रखा है लैब ने, उससे टैली किया, कहा तो रेंज के अंदर है, अब जरूरत क्या है इसको खाने की, फालतू में एक दवा बढ़ाने की, इसको कम करो। और आप जब चिकित्सक के पास जाते हो तो कई बार ये बताते भी नहीं कि ये दवा मैंने छोड़ रखी है, तो वो अनिवार्य है क्योंकि वो एक हेलमेट का काम करता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, आज के समय में बाहर निकलते हैं मास्क लगाते हैं। आप 1 महीना मास्क लगा के निकले, आपको कोरोना नहीं हुआ, इसका मतलब थोड़ी कि अगले दिन फिर आप बिना मास्क के घूमना शुरू कर देंगे। आप बिना मास्क के घूमेंगे, आपको कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही आपने स्टेटिन दवा बंद की तो फिर कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन होने की, जिसको कि चिकनी मिट्टी से तुलना की डॉक्टर आशीष ने, उसके डिपॉजिट होने की रक्तवाहिनियों में संभावना बढ़ जाएगी और धीरे धीरे फिर वही रक्तवाहिनी सक्रिय होती चली जाएगी, रक्त प्रवाह कम होता जाएगा, तो हृदयाघात हो जाएगा, पक्षाघात हो जाएगा। पैर की खून के नलियों में अगर रक्त प्रवाह कम हुआ तो आपको पैरों में दर्द रहने लगेगा, ये सारी परेशानी होगी। तो इसलिए स्टेटिन दवा बंद नहीं करनी है। तीसरी जो एक इन्होंने मुख्य बात कही कि अक्सर लोग हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब ये दोनों क्या चीजें हैं। आशीष जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको 3 चीजें बताई हृदय में। नंबर 1, हृदय को पंप करने के लिए उसकी मांसपेशियां हैं जो लगातार धड़कती हैं और खून को पंप करती हैं। मांसपेशियों को धड़कने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, वो ऊर्जा उसको ग्लूकोज से मिलती है, ग्लूकोज उसको रक्त से मिलता है, रक्त उसको रक्तवाहिनियों से मिलता है। तो यद्यपि कि हृदय भी पूरे शरीर में रक्त पहुंचा रहा है,
लेकिन हृदय को अपने कार्य संचालन के लिए भी, अपने मांसपेशियों को धड़काने के लिए भी रक्त की आवश्यकता है, क्योंकि उसी के माध्यम से उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा। तो हृदय को भी, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से 3 धमनियां होती हैं, जिसके माध्यम से हृदय के मांसपेशियों को रक्त पहुंचता है। तो एक परेशानी ये हो सकती है कि इन रक्त धमनियों में यदि कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगे तो रक्त धमनी का जो ल्यूमन है वो पतला होने लगता है, और जितना तो हो सकता है कि आदमी बैठा हुआ है तो उसके हृदय को जितना रक्त चाहिए उतना मिल जाए, लेकिन जैसे ही वो कुछ कार्य करता है, सीढ़ी चढ़ता है, तेज चाल से चलता है, तो उसके हृदय को ज्यादा धड़कना पड़ता है, उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, ज्यादा रक्त चाहिए होता है, तो उस समय वो सक्रिय खून की नलियों में से उतना रक्त हृदय को नहीं मिल पाता, तो उसको सीने में दर्द, भारीपन, ये समस्या शुरू हो जाती है। मरीज कई बार आते हैं कि साहब सुबह टहलने जाते हैं, आधा किलोमीटर भी नहीं चलते हैं, सीना भारी हो जाता है और लगता है चुपचाप बैठ जाए, और बैठने के बाद आराम हो जाता है। तो ये पहला लक्षण होता है, इसको हम एंजाइना बोलते हैं, कि आपके हृदय के खून की नलियों में सकरापन आ गया है। तो उसके लिए फिर एंजियोग्राफी की जाती है, ईसीजी, इको एंजियोग्राफी, और अगर खून की नली क्रिटिकल लेवल तक आपका सकरा हो गया तो उसमें स्टेंट डाला जाता है ताकि रक्त की सप्लाई वापस बहाल की जा सके। तो एक समस्या ये होती है। तो इस समस्या में यदि खून की नली अचानक ब्लॉक हो जाए तो हृदय की उन मांसपेशियों तक जहां तक उस खून की नली से खून पहुंच रहा था वो मृत हो जाती है। इसे ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। ये हार्ट फेल्योर नहीं है, ये हार्ट अटैक है। हार्ट फेल्योर, डॉक्टर आशीष जी ने आपको बताया कि हृदय की मांसपेशियां किसी वजह से पूरी तरह से, पूरी शक्ति से अगर अपने को पंप ना कर पाए तो उसको हम हार्ट फेल्योर कहते हैं। तो एक तो अगर रक्त का सप्लाई कम है तो वो भी हार्ट फेल्योर का कारक बन सकता है। लंबे समय तक अनियंत्रित मधुमेह है तो वो अपने आप में एक अलग कारक होता है कि हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। और तीसरा चीज डॉक्टर आशीष जी ने बताया कि इन मांसपेशियों को नियमित अंतराल पे धड़काने के लिए नियमित अंतराल पे बिजली के झटके देने पड़ते हैं कुदरत। और ये बिजली के झटके हृदय के अंदर कुछ पेसमेकर लगे होते हैं जहां से नियमित अंतराल पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, और ये इंपल्स कुछ तार होते हैं उनके माध्यम से मांसपेशियों तक पहुंचता है और फिर मांसपेशियों को झटका देता है तो मांसपेशियां धड़कती हैं। तो कई बार या तो मीटर में ऊपर ही खराबी हो जाए, जो आपका पेसमेकर है वही डिस्टर्ब हो जाए, या जो पेसमेकर से इंपल्स निकल रहा है वो नीचे मांसपेशियों तक ना पहुंचे, जो तार है उनमें विकार आ जाए, तो फिर हृदय ठीक ढंग से नहीं धड़कता, बीच में धड़कना रुक जाता है। तो ऐसे में फिर अचानक अगर हृदय एक लंबे अंतराल तक धड़कना बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मस्तिष्क तक रक्त नहीं पहुंचेगा। तो इनमें फिर हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। तो ये 3 चीजें अलग अलग है हृदय में, पेसमेकर की समस्या, हार्ट फेल्योर की समस्या और हृदय आघात या हार्ट अटैक की समस्या। बचने का उपाय, अच्छा रक्त शुगर नियमन शुरुआत से ही, कोलेस्ट्रॉल की दवा, ब्लड प्रेशर का नियमन और तोंद की चर्बी को घटाना। उसके लिए आपको खाना कम करना होगा, अनाज कम करना होगा, खर्च ज्यादा करना होगा, एक्सरसाइज ज्यादा करना होगा, और इसके लिए आपको नियमित अपने चिकित्सक से संपर्क में बने रहना होगा। मैं आपको बताऊं कि एक लेडी है ग्लैडिस डल, अभी 2015 तक उसका नेट पे डिटेल अवेलेबल है। मैं 2098 से उसको ट्रैक कर रहा था, 2015 के बाद से डिटेल नहीं मिल रहा है। इस लेडी को 1924 में डायबिटीज हुआ था जब वो 7 साल की थी, और 300 किलोमीटर इसको लेकर के इसके माता पिता अमेरिका में जाते थे। 1921 में इंसुलिन डिस्कवर हुआ, 22 से मार्केट में अवेलेबल हुआ, 25 में इसको डायबिटीज हुआ, और 1925 से ये लेडी इंसुलिन ले रही थी, और इसकी माँ इसके पीछे पड़ी रहती थी। वो इसको डाइट चार्ट वगैरह हर चीज बहुत कायदे से मेंटेन करती थी, और इसको टॉफी के बजाय इसको कॉमिक्स किताबें दी जाती थी एज ए इंसेंटिव कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा शुगर कंट्रोल है, लो एक कॉमिक और लो पढ़ो। ये लेडी 2015 तक जीवित रही है, उसके बाद से इसका डिटेल नेट पे अवेलेबल नहीं है। ग्लैडिस डल, यानी लगभग 96 साल तक इस लेडी ने इंसुलिन पर 7 साल की आयु से इंसुलिन लेते हुए आयु पाई। इसके मतलब कि अगर आप अपना शुगर उचित नियमन रखते हैं तो इवन टाइप 1 डायबिटिक लेडी जो 7 साल की उम्र से डायबिटीज है 96 साल की आयु पा सकती है, जिसका पति उससे पहले मर गया, उसके 3 भाई बहन जिनको डायबिटीज नहीं था वो उससे पहले मर गए। तो सोच लीजिए कि उचित नियंत्रण से आप एक अच्छी आयु तो पा ही सकते हैं। इसलिए टेक होम मैसेज ये है कि डायबिटीज है इसका मतलब ये नहीं कि आप बेचारे हो गए। बेचारा तो आप अपने आप को खुद बना लेते हैं जब आप अपना शुगर नियमन, ब्लड प्रेशर नियमन उचित ढंग से नहीं करते। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से जो भी अपने प्रश्न रखना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट करें और अपने प्रश्न डॉक्टर आशीष सक्सेना से पूछें।
हम दोनों मिलकर के आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। विनय जी, आपके कोई प्रश्न है? शिवविलास गुप्ता जी बेंगलुरु से जुड़े हुए, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और आपका यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा, तो अनम्यूट करके आप अपने बात को रखें। जिन्हें भी अपनी बात रखनी है, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपने प्रश्न को रखें। प्रश्न आएंगे तो अच्छा लगेगा। प्रदीप जी, वेदानंद जी। आवाज नहीं आ रही विनय जी आपकी, ठीक से आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करें अपने आप को। आप अनम्यूट करके बात करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। हेलो। मैं एक प्रश्न रख रहा हूं सबके लिए। हेलो। हाँ बोले विनय जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे थे, जी जैसे कि डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा समझाया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। एक अक्सर लोग ये कोलेस्ट्रॉल की जो रेंज, ये जो बात आती है जांच की या कराने की, एक तो यही कि आजकल क्या ऐसा कुछ हो गया है क्या कि हम खाली पेट ना करावें तब भी वही रीडिंग आएगी, खाना खा करावें तो भी रीडिंग आएगी। दूसरी चीज, क्या आशीष जी, एक आप क्या बताएं। कोलेस्ट्रॉल जो है एचडीएल, हाँ जी जी एक हाई डेंसिटी वाला जो कोलेस्ट्रॉल जो है, जी। क्या हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की कोई दवा नहीं है क्या? उसको कैसे आदमी ठीक करेगा? ये दो चीज जरा इस पे बताएं आप। आशीष जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है विनय जी ने, आप कृपया इस पर प्रकाश डालिए। विनय जी, आपका जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की बात आपने कही है, उसकी डेफिनेटली जी दवाइयां आती हैं। और आपका जो चिकित्सक है वो इस दवाइयों को स्टार्ट कर सकता है। ये एक्चुअली ना एक बैलेंस होता है एचडीएल का बाकी कोलेस्ट्रॉल के साथ। एक जी तराजू की तरह हमें उसे मेंटेन करना पड़ता है। जी दूसरी बात ये है कि पहले, हाँ, हम खाली पेट कोलेस्ट्रॉल चेक करते थे, जी। लेकिन अब हम ये कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट रैंडम करते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब शुगर पीक पे होके वापस आती है, उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी पीक पे जाता है और फिर वापस आता है। जी। तो अगर हम उसको इतना कंट्रोल कर दें कि वो पीक पे भी रेंज में रहे, तो वो नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि जैसे अच्छा। मैंने बताया, वो चिकनी मिट्टी का, तो वो उतना हाई कोलेस्ट्रॉल तो ब्लड में जाएगा ना, हम जी उसको जाने ही नहीं देंगे, तो वो रुकावट पैदा करने के काबिल ही नहीं है। जी और दूसरा, इसकी जो रेंज जो लेबोरेटरी लिखती है, वो एक एक नॉर्मल रेंज लिखी है। जी। अगर कोई व्यक्ति विशेष 50 साल का है तो उसकी कोलेस्ट्रॉल की रेंज कुछ और है, कोई 70 साल का मनुष्य है उसकी रेंज कुछ और है, और एक 20 साल की मनुष्य की रेंज कुछ और है। तो ये रेंज आपके डॉक्टर एसेस करता है आपकी सारी हिस्ट्री को देख के। बहुत से लोगों के कोलेस्ट्रॉल को मैं 180 रखता हूँ, बहुत से लोगों के कोलेस्ट्रॉल को मैं 150 से नीचे ले जाता हूँ। अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, बहुत से लोगों के लिए 100 कोलेस्ट्रॉल ठीक है, बट जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, मुझे वो 70 से कम चाहिए। तो ये एक रेंज है जो इंडिविजुअलाइज रेंज है, हर किसी के लिए अलग अलग। बहुत बढ़िया आशीष जी। जी। तो विनय बहुत जी अच्छा सर, देखिए, थैंक यू सर। ये जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक समय था कि जब कहा जाता था कम से कम 12 घंटे का उपवास, उसके बाद जी फास्टिंग, आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। देखा जी यह गया कि खाने के पश्चात कोलेस्ट्रॉल में एक घटक होता है ट्राइग्लिसराइड। तो खाने से ट्राइग्लिसराइड के लेवल पर तो अंतर पड़ता है, लेकिन एलडीएल है, एचडीएल है, ये दो मेजर जो कोलेस्ट्रॉल है, इनके ऊपर अंतर नहीं पड़ता। अब आपके पास, जैसे मेरे पास ही डॉक्टर आशीष के पास कोई रोगी 200 किलोमीटर दूर से आया, 100 किलोमीटर दूर से आया है, दोपहर में आया है,
अब मैंने उससे कहा कि भाई अगली बार खाली पेट करा के लेके आना। अब वो पता नहीं 1 महीने बाद आएगा या साल भर तक नहीं आएगा। तो ये देखा गया कि अगर आप रैंडम भी आप कोलेस्ट्रॉल जांच करा लेते हैं, तो अगर ट्राइग्लिसराइड उसका बहुत भागा हुआ नहीं है, ट्राइग्लिसराइड का रेंज हम लोग अमूमन 150 के नीचे रखते हैं, तो यदि उसका ट्राइग्लिसराइड 150 के आसपास आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एलडीएल और एसडीएल ये खाली पेट जांच करें या खाने के बाद जांच करें, लगभग आपको वही रीडिंग आती है। और हम इसलिए अगर रैंडम करने पे ट्राइग्लिसराइड 500 केजी का आ गया तो निश्चय रूप से फिर उसको हम कहेंगे कि आप खाली पेट एक बार जांच करा के आओ, और फिर उसके बाद उसे कोलेस्ट्रॉल की दवा तय करेंगे। और आशीष जी ने जैसे कहा कि जो हमारा रेंज है कि हम एलडीएल को 70 तक लाएंगे, 50 तक ले जाएंगे, 100 पे रखेंगे, ये निर्भर करता है कि उस रोगी विशेष के ऊपर, उसको सिर्फ डायबिटीज नया डायग्नोज हुआ है, उसको डायबिटीज का साथ स्टेंट पड़ चुका है, उसको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, उसको पक्षाघात हो चुका है या नहीं हो चुका है, कई फैक्टर्स को देखते हुए उसका क्या लेवल होगा उस व्यक्ति विशेष के लिए, ये हम तय करते हैं। और स्टैटिन का डोज हम क्या लेके चलेंगे ये तय करते हैं। तो आप अच्छा, एसडीएल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो कारगर दवा है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से बढ़िया फिलहाल अभी कोई दवा नहीं है। तो नियमित अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और अपने तोंद की चर्बी को घटा लेते हैं तो एसडीएल पे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो वो बिना पैसे वाली दवा है। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जी कोलेस्ट्रॉल की डोज 10 मिलीग्राम से 80 मिलीग्राम तक की एटोरवास्टैटिन की और 40 मिलीग्राम तक की रोज़वास्टैटिन की होती है। आपके डॉक्टर को पता है कितनी डोज देनी है। जी जी, आप ये ना कहें कि अगले को 40 है मुझे 10 है, डॉक्टर साहब ये डोज भारी हो गई है, ये डोज हल्की हो गई। ये अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। वो आपके रेंज को कितनी जल्दी कम करना है ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। आशीष जी, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं है, रोगी कई बार जब मिलकर बैठते हैं तो अपना अपना पर्चा भी जो है उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मैंने ना आलोक जी अध्ययन करने के बाद कहते हैं कि साहब उनको तो एक ही गोली पे कंट्रोल चल रहा है, हमको आपने 3 दवाएं दे रखी हैं, उनका तो जो है वो 2 गोली पे कंट्रोल चलता है, आपने हमको इंसुलिन लिख दिया है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन जो पर्चों का होता है ना, ये बड़ा घातक हो जाता है। हाँ नहीं, ये भी। और कोई भी एक 2 व्यक्ति का शरीर एक नहीं है, 2 व्यक्ति की बीमारी एक नहीं है, 2 व्यक्ति का शरीर का व्यवहार दवाओं के साथ एक जैसा नहीं है, तो फिर पर्चा एक जैसा कैसे हो सकता? 2 व्यक्ति एक जैसा खाना नहीं खाते, दो जुड़वा बच्चे एक से नहीं होते, एक से नहीं होते। तो इसलिए पर्चा को कभी भी आपस में तुलनात्मक अध्ययन न करें। ग्रुप कैप्टन गुप्ता जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा रहा और मेरे साइड से अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। जिस तरह से एलाबोरेटली इन्होंने जो है स्पेशली डॉक्टर आशीष ने जो है किया, रियली कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप जुड़ जाते हैं हर बार, ये हमको और भी बल देता है, संबल प्रदान करता है कि हम इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखें। तो और कोई प्रश्न हो तो भाई आप लोग रखें, अन्यथा फिर हम लोग अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और अगली मीटिंग हमारे तीसरे संडे को होगी और इस बार हम एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को जोड़ेंगे आपके साथ साउथ इंडिया से, क्योंकि अब तो हमारा वेब मीटिंग है तो पैन इंडिया हो चुका है ये। अभी हम उत्तर भारत से आपके सामने, उत्तर पश्चिम भारत से आज लेके आए डॉक्टर आशीष को, अगले बार हम दक्षिण भारत से लेके आएंगे डॉक्टर साहब को। इस प्रकार से आपको अलग अलग विशेषज्ञ से अलग अलग मीटिंग में आपको जोड़ेंगे। तो यदि और कोई भी प्रश्न हो तो आप रखें, अन्यथा फिर हम लोग इसको। सर B3 का मतलब? किसका मतलब? B3 ग्लूकोमीटर में बता रहा था, किसी ने टेस्ट किया था शुगर। देखिए, बहुत अच्छा सारिका जी। B3 का मतलब ये हुआ कि हर ग्लूकोमीटर के साथ एक बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट में लिखा होता है कि यदि कोई एरर हो गया, अब वो एरर कुछ भी हो सकता है कि आपका स्ट्रिप खराब था या स्ट्रिप में ब्लड कम लगा, तो वो उस विशेष ग्लूकोमीटर के साथ जो भी आपको बुकलेट मिली है उसमें वो एरर आगे लिखा होता है कि इस एरर का मतलब क्या हुआ। B3 का मतलब टेस्ट करने में कहीं कोई एरर हो गया है। अब वो B3 एरर क्या है, वो जो जिस मेक का मशीन वो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ जो बुकलेट मिला है, लिटरेचर मिला है, उसके आगे लिखा होगा B3 का मतलब कि आपका स्ट्रिप खराब है या आपका टेम्परेचर आउट ऑफ रेंज है या ब्लड कम लगा है। तो उसमें जाके देखना पड़ेगा कि B3 क्या हुआ, क्या एरर हुआ है, तो उस एरर को फिर ठीक करना पड़ेगा। ये हर ग्लूकोमीटर का अपना अलग अलग कोडिंग होता है। एरर B3 का मतलब कोई एरर हुआ है। प्रदीप जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं सर, सब कुछ नहीं, सब कुछ तो बता दिया गया, बहुत अच्छा बताया गया। अब इससे अच्छी जानकारी क्या दी जा सकती है?
धन्यवाद इसके लिए आशीष जी को। थैंक यू। बस आप लोग इस बात को दिल पे ना ले लीजिएगा कि हमें मधुमेह है तो अब हमारी आयु 5 साल कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको बताया ना कि 7 साल की आयु में भी मधुमेह हो जाए तो 96 साल तक आदमी जी सकता है। वैसे मैं एक बात कहूंगा कि जिनको मधुमेह है उनका जीवन काल लंबा है। उसका कारण ये है कि वो साल में 4 बार अपने टेस्ट कराते हैं और अपने डॉक्टर से कम 4 बार तो मिलते हैं। जिनको जो मधुमेह सचेत है नहीं है वो शायद सचेत मिलते है ही वो। नहीं। हाँ, जो सचेत है वो, जो सचेत है वो एटलीस्ट अपने डॉक्टर के पास तो जाते हैं। हाँ, बाकी जो आप देखिए कातिल वो है डॉक्टर के उनकी पास तो, जाते ही नहीं है और खबर आती है कि अचानक कोई दिक्कत आ गई। और अचानक कुछ भी नहीं होता। मैं हर बार कहता हूं कि मधुमेह का स्क्रिप्ट राइटिंग, पटकथा लेखन वर्षों से चलता रहता है। नाटक पर से पर्दा एक दिन उठता है ना। कौन सा अंग ले बीतेगा, कौन सा अंग पात्र बनेगा, ये एक दिन अचानक पर्दा हटता है रंगमंच का और पता चलता है कि ये हो गया। पटकथा लेखन तो बहुत पहले से चल रहा होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग तो 7 साल 8 साल 10 साल पहले से आशीष जी ने कहा चलती रहती है, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाते। तो विनय जी, मैं चाहूंगा कि फिर आप धन्यवाद ज्ञापन करें हमारे स्पीकर महोदय का और हमारे प्रतिभागियों का, फिर हम लोग आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। विनय जी, सवाल पूछ के कहाँ चले गए आप? विनय जी फिर ने से कहा टहलने निकल गए क्या? वो कह रहे तीसरी हो गई मेरा, मैंने सवाल पूछ लिया, काम खत्म। तो फिर से टहलने निकल गए होंगे। चले गए। प्रदीप जी, आप ही धन्यवाद ज्ञापन कर दें। चलिए सभी सारिका, एक मिनट सारिका, तुम्हारा आइटम रह गया है। हाँ सुना रहे सर। हाँ, सुनिए। सुनाओ अपने चुटकुले से बेटा समापन करो। सुनिए सर। बेटा बियर पीकर घर लौटा था। पापा की डांट से बचने के लिए लैपटॉप खोलकर पढ़ने लगा। पापा, बेटा तो फिर पी कर आया है। बेटा तो नहीं पापा, मैं नहीं पी कर आया हूँ। तो पापा बोलते हैं तो फिर सूटकेस खोलकर क्या पढ़ रहा है? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया सारिका, गुड। हाँ प्रदीप जी, अब आप धन्यवाद ज्ञापन करें। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर आशीष कुमार सक्सेना जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके साथ सभी प्रतिभागियों का, जिनके लिए कार्यक्रम होता है वो भी जुड़े, उनके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी के साथ हम कार्यक्रम समापन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं तीसरे रविवार को। सर ऋषि को सुनाना चाहती है, शायरी सुनाएगी। भाई सुना दो। नमस्ते बोलो तो। सुनाओ, जल्दी सुनाओ। सुनाओ बेटा, सुनाओ, जल्दी सुनाओ। नहीं सुना रही है तो शर्मा आ गई। चलो कोई बात। ठीक है। ओके देन, बाय। बाय सर। सुनाना चाहिए।